और जीवन धारा पर चर्चा करेंगे। आनंद मार्ग दर्शन में बाबा कहते हैं, इस सृष्टि में जहाँ भी और जिस समय भी इस पंच तत्व में सामंजस्य स्थापित होता है, परम पुरुष अपना केंद्र, अपना सब सेंटर वहाँ एस्टेब्लिश कर देते हैं। ये जो पंच तत्व है, ये परम पुरुष का ओरिजिनल क्रिएशन है। सृष्टि और विकास, इस दर्शन का, आनंद दर्शन का दो एस्पेक्ट है। सृष्टि की धारा दर्शन के अंतर्गत आता है और विकास विज्ञान के अंतर्गत आता है। आनंद मार्ग दर्शन में बाबा विज्ञान और दर्शन को एक साथ जोड़ करके मानवता को एक नए आयाम, दर्शन के एक नए आयाम को बाबा ने एक अवदान के रूप में दिए। तो आज हम आनंद मार्ग दर्शन के दो एस्पेक्ट, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट और साइंटिफिक एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में बाबा कह रहे हैं, ये जो मैटर है वो स्लीपिंग कॉन्शसनेस है। चैतन्य की घनीभूत अवस्था ही जड़ है। जिस प्रकार हम एक उदाहरण लें बर्फ का, बर्फ पानी का एक घनीभूत अवस्था है। अगर बर्फ को गर्म किया जाए तो वह पानी की जो घनीभूत अवस्था है वो धीरे धीरे फैल जाएगा। वो बर्फ नहीं रहेगा, वो पानी कहलाएगा। और गर्म करें तो वही बर्फ, पानी भी नहीं रहेगा, वो भाप बन जाएगा। और उसको विस्तार करें, धीरे धीरे विस्तार होते होते गैस के बाद फिर वो अंत में चैतन्य बन जाता है। तो चैतन्य की घनीभूत अवस्था ही जड़ है। तो बाबा जो दर्शन में बता रहे हैं कि इस सृष्टि की धारा में जब कभी भी और जहाँ भी इस पंचभूत में सामंजस्य स्थापित होता है, परम पुरुष अपना केंद्र वहाँ स्थापित कर देते हैं और सृष्टि के विकास की धारा का शुरुआत हो जाता है। आप देखेंगे आनंद मार्ग दर्शन में ये बाबा ने पहली बार एक क्रांतिकारी विचार दिए कि चैतन्य की घनीभूत अवस्था ही जड़ है। अब इस पंचभूत को थोड़ा सा एनालाइज करें। आप पंचभूत की जो अंतिम अवस्था, जो सॉलिड है, जो क्या बोलते हैं क्षिति तत्व है, वहां आपको न्यूक्लियस मिलेगा। क्षिति तत्व से ऊपर जाएं, जल में, लाइट में, हवा में, एथर में, आकाश में और सूक्ष्म जाते जाएं, न्यूक्लियस वहां एस्टेब्लिश्ड नहीं है। क्योंकि परम पुरुष जो बता रहे हैं दर्शन में कि जब इन पंचभूतों में सामंजस्य होता है, वहां परम पुरुष अपनी इच्छा से
उस सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक वहाँ केंद्र, अपने आप को ही वहाँ केंद्र के रूप में स्थापित कर देते हैं। इसीलिए ये जो क्रिएशन, सृष्टि की जो धारा जिसको हम क्रिएशन बोलते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं है। बहुत ही क्रांतिकारी शब्द बाबा बोल गए हैं कि न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर इज कॉन्शसनेस। जितने स्ट्रक्चर हैं, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, वहाँ उनके केंद्र में वही चैतन्य है। ये बाबा बोल रहे हैं कि जिस दिन विज्ञान ये समझ जाएगा कि न्यूक्लियस हर एक स्ट्रक्चर का, हर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो केंद्र है वो परम पुरुष है, ब्रह्म है, तो उस अवस्था में अभी का जो न्यूक्लियर थ्योरी है, जो हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए ये जो सृष्टि की धारा है, जहाँ चैतन्य जड़ में परिवर्तित होता है। जब चैतन्य घनीभूत होते होते जब जड़ तक पहुंचता है, यहाँ जड़ की अवस्था में अब उस जड़ को सस्टेन करने के लिए दूसरी कोई शक्ति, दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई माध्यम संभव नहीं है। इसलिए परम पुरुष को ही उस जड़ में, अपनी ही अभिव्यक्ति में अपने आप को केंद्र के रूप में स्थापित कर देते हैं। और यहाँ तक की जो धारा है, जड़ से चैतन्य की बनने की जो धारा है, ये धारा में ही मन की अवस्था है और पंचभूत की अवस्था है। आप देख लीजिए, ये मान लीजिए ये सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, फिर लाइट, फिर एयर, एथर, उसके बाद चित्त है, अहम है, महत है और चैतन्य है, कॉन्शसनेस है। ये कॉन्शसनेस ही पहले मन और धीरे धीरे जड़ की अवस्था में आता है। ये जो पार्ट है दर्शन का, ये फिलोसॉफिकल पार्ट है। लेकिन आज के क्लास में ये जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, जिसे हम सृष्टि कहते हैं, क्रिएशन कहते हैं, ये क्रिएशन की जो अवस्था है ये फिलोसॉफिकल है। और जहाँ क्रिएशन और सृष्टि की धारा में चैतन्य जड़ का रूप लेता है, और जैसे ही परम पुरुष अपना जड़ीभूत अवस्था में एक नया केंद्र, अपने आप को केंद्र के रूप में स्थापित करता है, वहाँ दो फोर्स स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। पहला फोर्स क्या है? पहला है सेंट्रीफ्यूगल, केंद्रातीता, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल। अब दो फोर्स यहाँ एक्टिव हो गया। जहाँ दो फोर्स एक्टिव है, ये जो दोनों फोर्स क्या है? ये दो टेंडेंसी है। अपनी ही सृष्टि को सस्टेन करने की टेंडेंसी जो है वो केंद्रानुगा फोर्स है। और चूंकि जो क्वालिटी है, ओरिजिनल क्वालिटी कॉन्शसनेस
कॉन्शियसनेस का ओरिजिनल क्वालिटी अनंत है, इसलिए केंद्र से भी अनंत होने की प्रवृत्ति, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो एक्सपेंशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में हमेशा ही एक्टिव रहता है। और जैसे ही ये दो फोर्स का आविर्भाव हुआ जड़ में, अब विकास की धारा, इवोल्यूशन की धारा शुरू होता है। तो ये पार्ट हो गया क्रिएशन, अब ये पार्ट होगा इवोल्यूशन। तो आज के क्लास में हम लोग इवोल्यूशन वाला पार्ट समझेंगे। अब देखिए, जब इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम टेकिंग है, जैसे ही ये क्लैश शुरू हुआ तो क्लैश का जो रिजल्ट होगा, अब ये जड़ धीरे धीरे चैतन्य में परिवर्तित होना शुरू होगा। इस क्लैश और कोहेशन के कारण क्या होता है, ये जो जड़ है, जड़ का कुछ पोर्शन पाउडर डाउन हो करके धीरे धीरे चैतन्य का रूप लेने लगता है। तो दर्शन कहता है कि इस क्लैश और कोहेशन के कारण जड़ के अंदर जब कुछ एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स सटल होकर के, पाउडर डाउन होकर के ईथर से और सूक्ष्म हो जाता है, ये जो एलिमेंट जड़ के अंदर क्लैश और कोहेशन के वजह से ईथर से सूक्ष्म हो गया, वही सूक्ष्म एलिमेंट साइकिक एलिमेंट कहलाता है। ये साइकिक एलिमेंट का क्वांटिटी, जब जो वॉल्यूम है इस साइकिक एलिमेंट का जब लिमिटेड होता है तो जड़ में गति नहीं रहती है, क्योंकि जड़ में गति तभी संभव है जब साइकिक एलिमेंट जड़ की जो वॉल्यूम है उससे बड़ा हो। तो मान लीजिए ये एक पत्थर है, स्टोन में गति नहीं है। स्टोन में गति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ लाइफ नहीं है। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार जहाँ अस्तित्व है वहाँ लाइफ है, और वहाँ चैतन्य का प्रेजेंस है। तो क्या होता है, धीरे धीरे, चूंकि ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक नॉन और नेवर एंडिंग एक फेनोमेना है, नेवर एंडिंग इवेंट है। चूंकि ये कॉस्मिक प्ले है, इसलिए साइंटिस्ट केवल जानता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन साइंटिस्ट ये फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता है। दिस इज ए कॉस्मिक फेनोमेना, कॉस्मिक इवेंट। तो इस क्लैश और कोहेशन के कारण जब एक अवस्था में क्या होता है, मेंटल एलिमेंट, साइकिक एलिमेंट फिजिकल एलिमेंट से बड़ा हो गया तो मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है। जब तक साइकिक एलिमेंट फिजिकल एलिमेंट से छोटा था तो जड़ में गति नहीं था, जिसे हम निर्जीव, सामान्य भाषा में निर्जीव कहते हैं। निर्जीव बोल करके आनंद मार्गदर्शन में कुछ भी नहीं है, केवल चैतन्य की अभिव्यक्ति वहाँ हम लोगों के इंद्रियों के समक्ष, इंद्रियों के सामने वो एक्टिव नहीं है। हम अपने आँख से उसके गति को देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें
जीवन नहीं है। अब उदाहरण लीजिए, एक क्या बोलते हैं अर्थवर्म, केचुआ। केचुआ का जो एक शरीर है उसमें गति है और पत्थर में गति नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है इन केस ऑफ स्टोन पत्थर की अवस्था में यहाँ साइकिक एलिमेंट बहुत ही लिमिटेड था। यहाँ साइकिक एलिमेंट थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा है, इसलिए मूवमेंट इज पॉसिबिलिटी, मूवमेंट इज पॉसिबल। तो एक केचुआ आगे और पीछे मूव कर सकता है, पत्थर नहीं कर सकता है। इसका मूल कारण है इस क्लैश एंड कोहेशन के कारण साइकिक एलिमेंट फिजिकल एलिमेंट से बड़ा हो गया और ये कंटिन्यूअसली बिना स्टॉप का वो एक्सपेंड होते रहता है। जैसे जैसे साइकिक एलिमेंट एक्सपेंड होगा, इस क्लैश एंड कोहेशन के कारण क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन का कारण साइकिक है। यहाँ आप ध्यान देंगे, ध्यान देने लायक बात है, न्यूटन कहते हैं एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होता है। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, जहाँ एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होगा, दो फोर्स बराबर है, तो कहीं मूवमेंट नहीं होगा, कोई गति नहीं होगी। और ये सृष्टि में गति है, गति ही नहीं इसमें प्रगति है। इस सृष्टि में प्रगति हो रहा है। गति और प्रगति के बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जहाँ गति है अवश्य ही वहाँ एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर और विपरीत दिशा में नहीं होगा। तो जैसे जैसे साइकिक एलिमेंट इस क्लैश के कारण बढ़ते जाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन होते जाता है। आप एक सांप को ले लीजिए। सांप में गति इस केचुए से ज़्यादा है, और गति ही केवल नहीं है, सांप में आवाज़ भी है। सांप अगर गुस्सा जाए तो मुंह से आवाज़ निकलता है। आवाज़ भले ही क्लियर ना हो, हवा के रूप में उसका गुस्सा बाहर निकलता है। तो क्या अंतर है केचुआ और सांप में? फिजिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन जो कॉज है वो साइकिक है। मान लीजिए एक डॉग है, कुत्ता है। अब देखिए कुत्ते का जो फिजिकल स्ट्रक्चर सांप से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सांप का फिजिकल स्ट्रक्चर केचुआ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। साइकिक कारण क्या है? जैसे जैसे मन का विकास होगा, साइकिक एलिमेंट एक्सपेंड करेगा, वैसे वैसे माइंड में वाइब्रेशन, माइंड में अभिव्यक्ति की टेंडेंसी एक्टिव होगा, और अभिव्यक्ति की टेंडेंसी के कारण फिजिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब आप देखेंगे केचुआ के शरीर में केवल मांस है और रक्त है। कोई ना किडनी है, ना लीवर है, ना लंग है, ना इंटेस्टाइन है। जितने भी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। ये लंग्स, किडनी, लीवर इसमें क्लियर नहीं है। लाइफ है, लेकिन इस सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन सांप के केस में यह सिस्टम थोड़ा एक्टिव होने लगा। और कुत्ते में आप देखेंगे, कुत्ते में डाइजेस्टिव सिस्टम है,
फीलिंग है, सेंटिमेंट है। कुत्ते अपने आदमी पर, अपने परिवार के आदमी पर नहीं भौंकते हैं और बाहर के लोगों पर भौंकते हैं। कुत्ते में जो टेंडेंसी है, जो वृत्तियां हैं, कुछ वृत्तियां भी एक्टिव हो जाते हैं। कुत्ते भी निराश होते हैं, कुत्ते भी गुस्सा करते हैं, कुत्ते में भी प्रेम है। ये धीरे धीरे वृत्तियां भी एक्टिव होने लगते हैं। ये वृत्तियों का जन्म अलग अलग डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, जो ऑर्गन्स है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स, चक्र और वृत्तियां, ये सारे के सारे इसी सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो माइंड एक्सपेंड करता है, उसका परिणाम है। तो मन के विकास का जो कारण है वो कॉस्मिक है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दोनों, एक इनफाइनाइट कॉन्शसनेस, दूसरा फाइनाइट कॉन्शसनेस। इनफाइनाइट कॉन्शसनेस और फाइनाइट कॉन्शसनेस में अनक्लियर, अनएक्सप्रेस्ड क्लैश है। हम फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो क्लैश है, वो क्लैश एक क्या बोलते हैं, स्वाभाविक रूप में है। अब देखिए, कुत्ते गाना नहीं गा सकते हैं, मनुष्य गा सकते हैं। कुत्ते क्यों नहीं गाना गा सकते हैं और मनुष्य गा सकते हैं? क्योंकि कुत्ते का जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये अभी मनुष्य के तरह विकसित नहीं हो पाया, ज़्यादा विकसित नहीं है। इसलिए हर तरह की फीलिंग को कुत्ते एक ही साउंड में एक्सप्रेस कर देते हैं। कुत्ता गुस्से में हो, वही साउंड रहेगा। कुत्ता खुश हो, वही साउंड रहेगा। लेकिन मनुष्य की अवस्था में ये साउंड डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड विकसित हो जाता है। तो सारे ग्रंथियों का विकास, चक्रों का विकास, वृत्तियों का विकास और फिजिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन, सब के मूल में वही कॉस्मिक प्ले है, वही डिवाइन प्ले है, जिसे हम लीला कहते हैं। लीला क्या है? लीला अपने ही चैतन्य को इस लीला में परम पुरुष ने अनंत काल के लिए एक अनंत की धारा में बहाते जा रहे हैं। इसलिए लीला का मतलब बहुत अच्छा से समझ लेना पड़ेगा कि हर जीव में उनका लीला है, और हर जीव में लीला के कारण ही, उनके लीला के कारण ही विकास हो रहा है। बाबा प्रभात संगीत में कहते हैं, अनुते भूमाते समभावे आछो। परम पुरुष एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में और इस विश्व ब्रह्मांड में, दोनों ही अवस्था में इक्वल कैपेसिटी के अनुसार बराबर क्षमता में विद्यमान है, और अपने लीला के कारण इस सृष्टि को विकास की तरफ लिए जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेंडेंसी, क्या बोलते हैं, मेंटल स्टफ, साइकिक स्टफ एक्सपेंड हुआ, इस क्लैश और क्वेश्चन के कारण एक अवस्था आता है जहां साइकिक एलिमेंट का विकास सफिशिएंट हो जाता है। साइकिक एलिमेंट का सफिशिएंट विकास का जो परिणाम है, क्या होता है, जीव में अनंत का आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है, अनंत की इच्छा स्वाभाविक हो जाता है। जहां जीव में अनंत की इच्छा स्वाभाविक हो गया, जहां इस साइकिक स्टफ का, साइकिक एलिमेंट का एक्सपेंशन सफिशिएंट हो गया,
उस जीव को हम क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। हर एक मनुष्य में अनंत की इच्छा है। बिल गेट भी कुछ और चाहता है, एक गली का जो भिखारी है उसमें भी कुछ और की इच्छा है। तो थोड़ा और कुछ और की जो इच्छा है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। ये जो इच्छा है अनंत की इच्छा, जहाँ नेचुरल है वो जीव मनुष्य कहलाता है। और जिसने इस अनंत की इच्छा को स्वाभाविक कर लिया अपने जीवन में, वो आदमी आध्यात्मिक हो जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि इस साइकिक स्टफ के एक्सपेंशन के कारण जब मन सूक्ष्म होते जाता है, जड़ से सूक्ष्म होते जाता है मन, धीरे धीरे अनंत का आकर्षण, चैतन्य का आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। अब क्या है, आनंद मार्गदर्शन में वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझें तो यहाँ जब चैतन्य जड़ीभूत अवस्था में, सृष्टि के अंतिम अवस्था में घनीभूत हो जाता है, जड़ का रूप ले लेता है, और जब वो अपने आप को केंद्र में स्थापित करके विकास की धारा में अपने ही सृष्टि को डाल देता है, तो क्या होता है, ये इस अवस्था में जो क्लैश है इसको कहते हैं फिजिकल क्लैश। ये क्लैश क्या है? फिजिकल है, फिजिकल क्लैश। ये फिजिकल क्लैश क्या है कि दोनों फोर्स क्लैश करके कोऑर्डिनेशन और क्लैश में क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को बचाए रखने का प्रयास करता है। इस न्यूक्लियस को बचाए रखने का जो टेंडेंसी है, जो क्लैश है, वो फिजिकल क्लैश है। जड़ की अवस्था में क्लैश फिजिकल नेचर का है। लेकिन जहां मोबिलिटी, मूवमेंट पॉसिबल हो गया, जहां चैतन्य, जहां मन, साइकिक एलिमेंट फिजिकल स्ट्रक्चर से बड़ा हो गया, वहां जो क्लैश है वो है साइकिक। और जहां अनंत का आकर्षण स्वाभाविक हो गया, वहां जो क्लैश हो गया स्पिरिचुअल। फिजिकल क्लैश, साइकिक क्लैश और स्पिरिचुअल क्लैश, इस सृष्टि के विकास का यही 3 कारण है। और यहाँ फिजिकल क्लैश की अवस्था में मनुष्य, जो मनुष्य कहते हैं, जो जीव है, जो जीव की अवस्था है, वो किसके लिए लड़ता है, किसके लिए क्लैश करता है? अपने अस्तित्व रक्षा के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। स्ट्रगल इज फॉर एग्जिस्टेंस एट फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल में स्ट्रगल जो है वो एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन साइकिक लेवल में जो क्लैश है वो है प्रोग्रेस के लिए। और जहां अनंत का आकर्षण स्वाभाविक हो गया, वहां का जो क्लैश है, वो क्लैश ब्लीस के लिए है, आनंदम। बाबा संस्कृत में इसी एग्जिस्टेंस, प्रोग्रेस और ब्लिस को कह रहे हैं अस्ति, भाति और आनंदम। एग्जिस्टेंस हो गया अस्ति, प्रोग्रेस हो गया भाति और ब्लिस हो गया
आनंदम। ये अस्ति, भाति और आनंदम, ये सृष्टि की धारा में अलग अलग विकास की अवस्था है, चैतन्य के अलग अलग अभिव्यक्ति की अवस्था है। अब आनंद मार्ग दर्शन में क्या कहते, क्या और गहराई में अगर जाएं तो क्या होता है कि मनुष्य इस अनंत के आकर्षण को स्वाभाविक कैसे करेगा, क्योंकि अनंत के आकर्षण को स्वाभाविक करने का जो प्रयास है उसी को हम साधना कहते हैं। अब इस अनंत के आकर्षण को स्वाभाविक करने का क्या तरीका है और इससे क्या बेनिफिट है, मैं थोड़ा सा इस पार्ट को तो अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। आप देखेंगे कि जितना भी जड़ सत्ता है उसका एक आदि बिंदु होगा, एक अंत बिंदु होगा। जहां आदि है और अंत है वहां एक मध्य बिंदु होगा। लेकिन उस अनंत सत्ता का, परम पुरुष का आदि भी अनंत है और अंत भी अनंत है। जहां आदि भी अनंत है, अंत भी अनंत है, वहां का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु भी अनंत होगा। इसी लॉजिक से उस अनंत सत्ता का, परम सत्ता का जो मध्य बिंदु है वो अनंत है। जिस प्रकार जीरो में जीरो घटा दीजिए तो भी जीरो रहेगा और जोड़ दीजिए तो भी जीरो रहेगा। तो अनंत सत्ता का मध्य बिंदु जब अनंत है तो हम भी उनके मध्य बिंदु हैं, आप भी उनके मध्य बिंदु हैं। ये जो मजहब बताता है कि एक व्यक्ति परमात्मा का अवतार है, एक व्यक्ति परमात्मा का एजेंट है, एक व्यक्ति परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है और बाकी थर्ड क्लास सिटीजन है। आनंद मार्ग में पहली बार बाबा ने एक क्रांतिकारी घोषणा किया, ब्रह्मैव गुरुरेक न परः। ये जो गुरु और चेला का जो कल्चर है, बाबा ने दार्शनिक रूप से इसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन दे दिया। जो गुरु है वो ब्रह्म है और हम लोग सभी ब्रह्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बाबा ने फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन के माध्यम से यही तो जिंदगी भर बताते रहे। तो क्या होता है कि पहला जो है इस अनंत के आकर्षण को स्वाभाविक करने के लिए पहला चीज ये समझ लेना पड़ेगा कि हम उस परम सत्ता के केंद्र हैं। पहली बार आनंद मार्ग की साधना में बाबा ने शुद्धि की व्यवस्था दिया। ये जो तीन शुद्धियां हैं, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि और चित्त शुद्धि, इन तीन शुद्धि के माध्यम से साधक अपने आप को उस अनंत ब्रह्म का केंद्र बना लेता है। जब साधक अपने आप को उस अनंत ब्रह्म का केंद्र बना लेता है और वहां से इष्ट मंत्र का जब जाप होता है, सांस और प्रश्वास के माध्यम से जब इष्ट मंत्र, आपका जो वाइटल एनर्जी, सांस प्रश्वास से हमारा वाइटल एनर्जी है, वो इष्ट मंत्र के साथ जब एकाकार होता है तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन
जीव में स्वाभाविक हो जाता है। आप देख रहे हैं समाज की अवस्था। 2000 साल से लोग साधना कर रहे हैं, कितने लोग जीसस बने, कितने लोग बुद्ध बने, कितने लोग महावीर बने, और बाबा कहते हैं कि हम चाहते हैं तुम लोगों का सारा काम इसी जन्म में हो जाए। क्योंकि इतना वैज्ञानिक साधना, इतना तर्कपूर्ण साधना बाबा देकर गए कि जो कोई करेगा उसका उसका विकास उसी समय से शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा समझदारी, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ साधना का प्रयास करना पड़ेगा। तो जो आनंद मार्ग का जो शुद्धि है, ये शुद्धि का मूल उद्देश्य है कि साधक को इस अवस्था में पहुंचा देना कि हम परम पुरुष का केंद्र है। चित्त शुद्धि यही है। और यहाँ से जब मंत्र के माध्यम से अनंत का भावना लेता है, क्या होता है कि आप साधक अपने लिमिटेड कैपेसिटी से अनंत का भाव ले रहा है, और अनंत ब्रह्म अनलिमिटेड कैपेसिटी से अपने श्रेष्ठ जीव का भाव ले रहा है। धीरे धीरे इस जीव में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो ये तो जो प्रक्रिया है शुद्धि की, ये व्यक्तिगत रूप से ही सीखने की व्यवस्था है। लेकिन मैं एक कहानी के माध्यम से आपको साधना का महत्व बताता हूँ। एक राजा था, वो लंच करने के बाद आराम करने गए और उन्हें नींद आ गया। नींद में वो नींद नहीं कहे, वो स्वप्न की अवस्था में चला गया। स्वप्न में वो राजा भिखारी बन गया। अब वो भीख मांग रहा है, रोज गलियों में भीख मांग रहा है, फिर आके खाना बनाता है, खाता है। जीवन बहुत कठिन था। इस कठिनाइयों में जीते जीते उनके मन में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आने लगा, और राजा यंग था। रास्ते में उसको एक भिखारिन मिल गई, और राजा ने भी सोचा कि अकेले भीख मांग मांग करके कितना इस कष्टपूर्ण जीवन को बिताएंगे। कम से कम 2 आदमी रहेंगे तो आपस में बातचीत भी होता रहेगा, मिलके खाना बनाएंगे। शादी हो गई। 2-3 साल के बाद उनके एक बच्चे हो गए। बच्चे जब हो गए तो वाइफ और हस्बैंड प्लान करना शुरू किया कि हम लोगों का जीवन तो इतना कष्टपूर्ण है, कम से कम इस बच्चे को हम लोग ठीक से एजुकेट करेंगे ताकि ये हम लोगों की तरह सफ़र ना करे। मेहनत बढ़ा दिया। दोनों पति पत्नी ज़्यादा मेहनत करने लगे। पहले 2 घंटा मांगते थे तो 4 घंटा भीख मांगना शुरू किए। अच्छे स्कूलों में अपने बच्चे को दाखिल करवाया। बच्चा धीरे धीरे स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी करते करते मतलब हर ग्रेड में बच्चा फेमस होते गया। ये होता क्या है, हुआ क्या, लगभग 30 साल के बाद ये बच्चा जवान होकर के उस एरिया में इतना मशहूर हो गया, लोग उनको इतना मानने लगे। लोगों ने विचार किया कि इससे अच्छा राजा हम लोगों का और कौन हो सकता है। एक दिन प्लान किया कि कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके सारे
इम्पोर्टेंट लोगों को बुला करके राज्य का इनको यहाँ का राजा डिक्लेयर कर देते हैं। स्टेज सजा हुआ था, इनको बिठाया गया और जैसे ही अनाउंस करने के लिए आए अनाउंसर, आज से हम लोगों का राजा ये है, जो ओरिजिनल राजा था उनका नींद खुल गया। अब जैसे उनका नींद खुला तो वो अपना घड़ी देखते हैं, 30 मिनट ही सोए थे। 30 मिनट की स्वप्न की अवस्था में 30 साल का ये जीवन बीत गया। जीवन का सारा उतार चढ़ाव, सुख दुख, हर एक जीवन की अवस्था फिजिकली 1-2 घंटा नहीं, 30 साल का उन्होंने 30 सेकंड में अनुभव कर लिया, 30 मिनट में अनुभव कर लिया। क्या वजह था कि 30 मिनट में 30 साल का फिजिकल लाइफ कंप्लीट हो जाना? वजह यही था, उस समय जो मन था वो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं था। कॉन्शियस माइंड रेस्ट कर रहा था, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव था। कॉन्शियस माइंड ही हम लोगों का मोटर और सेंसरी ऑर्गन यूज करता है। जब मोटर ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन रेस्ट में जाता है तो कॉन्शियस माइंड अपने आप रेस्ट में चला जाता है। तो क्या होता है कि ये जो मन का जो सूक्ष्म अवस्था है, जो बॉडी को, फिजिकल बॉडी को यूज नहीं कर रहा है, वो साइकिक बॉडी यूज कर रहा है, वहाँ गति तेज हो जाती है। जब गति, मन की गति तेज हो जाती है, जिस प्रकार कहानी में हम लोगों ने समझा कि 30 साल की जो गति है, जीवन की जो गति है, 30 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो शुद्धि के माध्यम से जब हमारा चैतन्य, हमारा चित्त मन से, ये शरीर से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, शरीर से अलग रहता है, शरीर के संपर्क में नहीं रहता है, मन उस अनंत ब्रह्म का केंद्र बन करके अपने चैतन्य को अनंत ब्रह्म का केंद्र बना करके साधना में लगाता है, बिना शरीर से जुड़े हुए, तो इस मन की गति बढ़ जाती है। तो हो सकता है 30 साल का जो साधन, क्या कहते हैं, संस्कार है, वो 30 मिनट में कट जाए। क्योंकि संस्कार भोग करने के लिए तो शरीर चाहिए, और शरीर के साथ मन है ही नहीं, और मन में संस्कार रहता है। इसलिए साधना का महत्व यही है कि जब आप शुद्धि करके अपने आप को उस अनंत ब्रह्म का केंद्र बना करके अपने जो वाइटल एनर्जी को सांस प्रश्वास के माध्यम से अनंत की तरफ बहा देंगे, तो 30 साल का संस्कार हो सकता है 30 मिनट में कट जाए। ये तो मैंने साइकिक अवस्था बताया, लेकिन तो चित्त शुद्धि की अवस्था है, वहाँ तो चित्त ही परम पुरुष का केंद्र है, वहाँ तो और गति बढ़ जाती है। बाबा बोले ना, करोड़ों करोड़ों साल तक पशु जीवन के क्लेश में दग्ध होना, करोड़ों वर्षों का संस्कार हम लोगों के मन में है। हम लोगों के क्या कहते हैं, अलग अलग जो कोष हैं, उस कोष में से एक कोष है अतिमानस, उस अतिमानस कोष में। इसलिए ऐसा वैज्ञानिक साधना पद्धति बाबा देकर गए कि मनुष्य आधा घंटा साधना करेगा तो वर्षों का संस्कार उस आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहली बार मानवता के इतिहास में साधना की व्यवस्था में बाबा शुद्धि देकर गए।
और इस शुद्धि को बहुत ही बढ़िया से आचार से समझ लेना हर एक साधक का काम है। और शुद्धि करके साधना जब करेगा तो क्या होगा, इस अनंत का आकर्षण धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाएगा। जिसको अनंत का आकर्षण स्वाभाविक हो गया, उसको जड़ के प्रति, पद पोस्ट के प्रति, मान मर्यादा के प्रति आकर्षण नहीं रह जाएगा। बाबा कहा करते थे, परम पद के बिना सब पदहीन है। और जिस पद के लालच में, जिस पद के आकर्षण में मनुष्य इतना उथल पुथल मचा रहा है समाज में, इसका मूल कारण है कि परम पद से आकर्षण हुआ ही नहीं है। जिस पद के कारण, जिस पद के आकर्षण में मनुष्य जिंदगी खपा देता है, बाद में पता चलता है वो पद उनका था ही नहीं। इसलिए ये शरीर, ये मन एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा अगर नहीं उठाया तो मनुष्य का जीवन इसी जागतिक आकर्षण में रह जाता है। और जागतिक आकर्षण ही संस्कार का कारण है, नए नए संस्कार बनाते जाते हैं। थोड़ा सा मैं उदाहरण दे दूं आपको। ये मन और शरीर और बुद्धि दोनों ही नेचर का गिफ्ट है। दोनों पर मनुष्य का अपना अधिकार नहीं है। कुछ समय के बाद नेचर इसको वापस ले लेती है। माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जब लेक्चर देते थे, भाषण देते थे, तो सारा देश कान लगा के सुनता था। और देश ने प्लान किया, अंतिम अवस्था में उनको भारत रत्न से विभूषित किया जाए, सम्मानित किया जाए। और जब भारत रत्न लेकर के बहुत सारे दिग्गज नेता सब वहाँ उनके घर पहुँचे, उनको जैसे इन्फॉर्म किया कि भारत रत्न से आपको सम्मानित हम लोग कर रहे हैं, भारत रत्न क्या होता है ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। आज आप भले ही बुद्धिमान हैं, अच्छे भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब शरीर बूढ़ा होगा, धीरे धीरे बुद्धि भी प्रकृति वापस ले लेती है। अच्छे से अच्छे ज्ञानी आदमी बुढ़ापा में बचपना के तरह व्यवहार करता है। क्या वजह है? ये बुद्धि था ही नहीं आपका। जिस बुद्धि से इतना उथल पुथल मचाए समाज में, वो बुद्धि आपका था ही नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी था। इसलिए बाबा ने अपने दर्शन में कितना गूढ़ बात कह गए कि बुद्धि की मुक्ति, मुक्त किससे होगा? बुद्धि से मुक्त होना है। इसलिए इस बुद्धि को सही रास्ता देना, सही व्यवस्था देना और सही प्रेरणा देना हर एक व्यक्ति का दायित्व है। इसलिए परमात्मा की कृपा से इस विकास की धारा में हम सभी को मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का मन मिला है, और अनंत का आकर्षण भी, अनंत का आकर्षण ही परम पुरुष का ग्रेस है। अनंत का आकर्षण भी स्वाभाविक है। आइए हम लोग सब मिलकर के इस अनंत के आकर्षण को कॉन्शसली, एक्टिवली स्वाभाविक रखें, सहज रखें और जिंदा रखें, तो अध्यात्म जिंदा रहेगा जीवन में।
और इस आकर्षण को जिंदा रखने के लिए बाबा ने ये जो फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन का साधना दिया, ये दोनों लेसन को बढ़िया से समझ करके जीवन में इसको रियलिटी बनाने का जो प्रयास करते रहना है, वही आपको सही पद में एस्टेब्लिश करेगा। इसलिए बाबा कई बार रिपीट किए, परम पद के बिना सब पदहीन है, और सबको परम पद पाने का सुयोग परम पुरुष ने दिया है। तो आनंद मार्ग जो दर्शन है, आनंद मार्ग दर्शन का एक साइंटिफिक पार्ट शॉर्ट में थोड़ा बहुत हम लोग समझे, और फिलोसॉफिकल पार्ट हम लोग किसी दिन और चर्चा करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे साथ बिताया, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर ये 1 घंटे का समय